नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद दिव्या ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक पे आने से पहले मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। तो मित्रों, मैंने कल आपको पढ़ाया था मगध का उत्कर्ष का पहला पार्ट, जिसमें मैंने बिंबिसार के विषय में बताया था। आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही कुशल प्रशासक होने के बाद भी बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र द्वारा की जाती है, उसकी हत्या उसके पुत्र द्वारा की जाती है, क्योंकि उसका पुत्र अजातशत्रु एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसके अंदर गद्दी की लोलुपता थी। इसने लास्ट समय में बिंबिसार को जेलखाने में डालकर घोर यातना से उनकी हत्या कर दी। और उसके आगे हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से लेके 460 ईसा पूर्व तक मगध के सिंहासन पर प्रतिष्ठित दिखाई देता है। और जो है, इसने मगध का सिंहासन कैसे प्राप्त किया है इसके बारे में तो आपने जान ही लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। लेकिन मगध की गद्दी पर बैठने से पहले यह जो है अंगराज का गवर्नर था। यह क्या था? अंगराज का गवर्नर था। जब यह पूरी तरह से गद्दी पर बैठकर अपने शासन का संचालन करता है, तब जो है यह अपने राज्य के प्रसार के लिए युद्धरत होता है। आप सभी को पता है कि कौशल नरेश की बहन महाकोसला, जो कि इसकी माता और बिंबिसार की पत्नी थी, लास्ट समय में अजातशत्रु ने उनको जेलखाने में डाला और घोर यातना के द्वारा उनकी हत्या कर दी। इसी दुख से महाकोसला भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो इस बात से कौशल नरेश प्रसेनजीत, जो कि रिश्ते में इसका अजातशत्रु का मामा लगता था, वह बहुत नाराज हुआ। इसके परिणाम स्वरूप उसने जो दहेज में काशी नगरी दी थी बिंबिसार को, इसने अजातशत्रु से वो काशी नगरी छीन ली। और इसके परिणाम स्वरूप अजातशत्रु अत्यधिक क्रोधित होता है और उसने वो क्या करता है, कौशल नरेश पर सैन्य अभियान कर देता है। दोनों ने एक दूसरे से दो युद्ध किया है। एक युद्ध में, पहले युद्ध में जो है अजातशत्रु हार जाता है, लेकिन दूसरे युद्ध में अजातशत्रु जीत जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच में संधि होती है। और संधि के अनुसार प्रसेनजीत क्या करता है, अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर देता है। और काशी नगरी, जिसकी आयु पर हर साल 1 लाख की होती है, 1 लाख मुद्रा की होती है, उसे फिर से अपने भांजे अजातशत्रु को दहेज में दे देता है। दूसरा युद्ध अजातशत्रु लिच्छवी नरेश, यानी जो वैशाली में लिच्छवियों का शासन था, आप सभी जानते हैं, लिच्छवी नरेश चेटक के साथ करता है, जिसके लिए अलग अलग जगहों पे 2 उद्धरण प्राप्त होते हैं। सबसे पहला उद्धरण मिलता है सुमंगल विलासनी में, जिसमें लिखा गया है कि गंगा नदी के किनारे रत्नों की खानें थीं, जिसको लेकर मगध और जो है वज्र संघ में निरंतर युद्ध होता रहता था। और दोनों जो है आधे आधे विभाग को लेने के लिए जो है समझौता करते हैं, लेकिन वज्र संघ जो है वज्र समझौते का उल्लंघन कर देते हैं, जिससे अजातशत्रु जो है नाराज हो जाता है और वह जो है लिच्छवियों के ऊपर आक्रमण कर देता है। लेकिन जैन ग्रंथ में इसके विपरीत सूचना मिलती है। जैन ग्रंथ में यह सूचना मिलती है कि बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी, जिसका नाम चलना या छेलना देवी था, उसके 2 पुत्र थे, हल और बेहल। बिंबिसार ने हल और बेहल को अपनी हाथी सेना तथा रत्नों का एक हार भेंट किया था। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या का सिंहासन जब ग्रहण कर लेता है, तो हल और बेहल से सेयनाग, जो कि एक हाथी रहता है, शेरनाग हाथी
और जो रत्नों का हार होता है, दोनों की मांग करता है, जिसको लेकर हल और बेहल अपने नाना के पास भाग जाते हैं। और अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु कहता है कि जो है इन दोनों चीज़ों के साथ हमारे सौतेले भाइयों को हमारे हवाले कर दीजिए, जिसे चेटक जो है, चेटक यानी लिच्छवी नरेश चेटक, जिसको मना कर देता है। तो अजातशत्रु जो है चेटक पर आक्रमण कर देता है, यानी वैशाली पर आक्रमण कर देता है, जिसमें चेटक पराजित होता है और वैशाली राज्य पुनः मगध में मिल जाता है। तो ये दो युद्ध मिलते हैं, जिसमें पहला युद्ध वो अजातशत्रु जो है अपने मामा के साथ करता है और दूसरा युद्ध भी अपने सौतेले नाना के साथ करता है। दोनों युद्धों में अंततः अजातशत्रु की विजय होती है और इस परिणाम स्वरूप जो है कौशल और वैशाली ये दोनों राज्य पुनः मगध में मिल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु, मतलब उदाहरण प्राप्त होता है कि अजातशत्रु अवंती नरेश चंद्र प्रत्योत के भय से राजगृह का दुर्गीकरण कराया था। अब चारों तरफ से राजगृह के चारों तरफ से प्राचीन यानी दुर्ग का निर्माण करवा दिया था, जिससे चंद्र प्रत्योत प्रत्यक्ष रूप से मगध पर आक्रमण न कर सके, राजधानी पर आक्रमण न कर सके। अगला है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, या फिर किस जगह पर हुआ था। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसके समय में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। जब अजातशत्रु शासक बना तो उस समय में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। अजातशत्रु ने बुद्ध के भग्नावशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। ये भी कभी कभी पूछता है कि राजगृह में जो बुद्ध के स्तूप बने हुए हैं उसका निर्माण किसके काल में हुआ या किसने करवाया। तो ध्यान दीजिएगा, अजातशत्रु ने बुद्ध के भग्नावशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया था। ठीक है। अगला है प्रथम बौद्ध संगीत में ही बुद्ध की शिक्षाओं को पिटकों, कितने पिटकों? 2 पिटकों में, सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया था। और ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी अक्सर पूछता है कि कौन से बौद्ध संगीत में बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीत में ही बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में विभाजित किया गया था, जिनका नाम था सुत्त पिटक और विनय पिटक। अब अगला है लगभग 32 वर्षों तक कुशल शासन करने के बाद 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार दिया जाता है और यहीं से इसके शासन का अंत हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि ये पितृहंताओं का परिवार था। चूंकि ये परंपरा अजातशत्रु ने शुरू किया था, तो अजातशत्रु ने जो शुरू किया था उसके साथ भी वैसा ही होना था। तो लास्ट समय में जब ये 32 वर्ष शासन कर चुका, तो इसके ही पुत्र उदयन ने 460 ईसा पूर्व में इसकी हत्या की और मगध का शासक बन बैठा।
आप सभी इस पे ध्यान दीजिए, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके कब बैठता है ये गद्दी पर अजातशत्रु? 492 ईसा पूर्व में। गद्दी पर बैठने से पहले यह अंक का गवर्नर था। इसके 2 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध इसके मामा कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ होता है और दूसरा युद्ध इसके सौतेले नाना ऋषभ नरेश चेटक के साथ होता है। अजातशत्रु ने अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के भय से ही राजनीति का दुर्गीकरण कराया था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन भी अजातशत्रु के शासनकाल में होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। अजातशत्रु के शासनकाल में, मतलब जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है, इसके पहले ही महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु हो चुकी होती है। प्रथम बौद्ध संगीत में ही बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों, सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। और अजातशत्रु का शासनकाल कुल कितने वर्षों का था? तो अजातशत्रु का शासनकाल कुल 32 वर्षों का था। अजातशत्रु की हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो अजातशत्रु की हत्या उसके अपने पुत्र उदयन द्वारा की जाती है। ये रहा आज का हमारा टॉपिक। कल हम आपसे मिलेंगे इसके पुत्र उदयन के समय से जो भी शासन व्यवस्था चलती है उसके विषय में बताएंगे। लेकिन उसके पहले अजातशत्रु से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आपको इसे कंठस्थ करने में पूरी तरह आपकी मदद करेंगे, उसको आप लोग देखिए प्लीज। हाँ, तो इसके बाद जो आपके क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, आप ध्यान दीजिए। अजातशत्रु कब मगध की गद्दी पर बैठा? तो अजातशत्रु कब मगध की गद्दी पर बैठता है? 492 ईसा पूर्व में। कब बैठता है मगध की गद्दी पर? 492 ईसा पूर्व में। दूसरा क्वेश्चन है अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था? तो अजातशत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार। ठीक है। रथ, मूसल एवं महाशिला कंटक नामक आयुधों का प्रयोग किसने किया था? अजातशत्रु ने। और कब किया था? अजातशत्रु ने। कब किया था? वैशाली पर आक्रमण के समय। ठीक है। अगला है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है अजातशत्रु के समय में। अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था? उदयन। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। बुद्ध की शिक्षाओं को कब 2 पिटकों में बांटा गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीत में। ये रहे अजातशत्रु से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप सभी ध्यान से देखिए और इसको याद करिए। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और चूँकि मेरे पास अभी संसाधनों की कमी है तो मैं बहुत अच्छी क्लास तो नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आगे और अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा सकूँ। इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी का धन्यवाद।